नमस्कार दोस्तों। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जाने से पहले कुछ हरकतें ऐसी करके जा रहा है जिसमें कि भारत को परमानेंट सीट का रास्ता खुलवा दिया है। ये वही बाइडेन है जिसने अपने 4 साल में भारत के खिलाफ कोई ऐसा काम नहीं है जो किया ना हो। और ये अब जाने से पहले जितने भी हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे, हमारे इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम की जो एंटिटीज़ हैं, वो सारे की सारी एंटिटीज के ऊपर सैंक्शंस उतार दिए हैं। एक तरफ तो आपको ये न्यूज़ मिलती है बड़े भंगड़े डले जा रहे हैं, बट इतना आसान नहीं है। ये बाइडन है, लिब्रांडुओं का या डीप स्टेट का हेड, अमेरिका का प्रेसिडेंट अभी भी है। 2-3 दिन बचे हैं इसके प्रेसिडेंसी के। कभी आपने सोचा है कि बाइडन कोई भारत के फेवर का काम कर जाए जाने से पहले? ये कैसे हो सकता है? आपने तो देखा मीडिया के अंदर कि जी यूएसए ने रिस्ट्रिक्शंस खत्म कर दिए। 20 साल से रिस्ट्रिक्शन थे। इन्हीं की गवर्नमेंट जो है, लिब्रांडो की गवर्नमेंट के टाइम पर ये रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे और हमने कभी कंटेस्ट भी नहीं किया कि वे इनको रिमूव किया जाए। क्यों? क्योंकि कांग्रेस चाहती ही नहीं थी कि हम कभी भी यूनाइटेड नेशंस के परमानेंट सीट के ऊपर हमें बैठे। नेहरू जी को बोला था, वो बोलते मेरी औकात नहीं है क्योंकि मैं तो कांग्रेसी हूं कि मैं यूनाइटेड नेशंस की सीट पर बैठ जाऊं। उसने सीट ली नहीं, चाइना को दे दी। लेकिन आज बाइडन ने ऐसा लगता है कि यूनाइटेड नेशंस का हमारा रास्ता खोल दिया, या मैं ये बोलूंगा हमारे रास्ते में माइंस बिठा दी हैं न्यूक्लियर बॉम्बों की। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इससे बहुत डीप इंप्लीकेशंस उसने कर दिए हमारे एरिया में। अब डोनाल्ड ट्रंप हमें बचाने की भी कोशिश करेगा तो बचा नहीं पाएगा। अब आप बोलेंगे कि यूनाइटेड नेशंस ने तो हमारी कंपनियों के ऊपर से रिस्ट्रिक्शंस खत्म करे हैं, तो उससे हमारे रास्ते में बॉम्ब कैसे रखे गए? इसको डिटेल में बात करेंगे संजीव मिड्डा जी के साथ। मिड्डा जी, जय सिया राम। जय श्री राम। सर, पॉलिटिक्स में और जियो पॉलिटिक्स में हम देखते हैं कि जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो बिहाइंड द सीन्स जो चीज़ें होती हैं वो बहुत गहरी होती हैं। और ये जो गहरा राज्य है, ये गहरा राज्य नहीं है, ये गहरा राज है। आज थोड़ा सा लोगों को समझाते हैं कि जो ये रिस्ट्रिक्शंस हमारी इंडियन न्यूक्लियर एंटिटीज के ऊपर खत्म हुई हैं, इसका लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस हमारे कंट्री के लिए क्या है और क्या हमें अब परमानेंट सीट मिल जाएगी? सुमित जी, पहले तो बहुत थोड़ा सा ब्रीफली मैं बताने की कोशिश करूंगा कि ये तीन ऑर्गेनाइजेशंस या तीन इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं जिसपे यूएस गवर्नमेंट ने जो सैंक्शंस दी या जो रिस्ट्रिक्शन दी वो हटा दी। ये रिस्ट्रिक्शंस लगभग लगभग 20 साल से चली आ रही है। अब ये समझिए कि एक तो है आपका भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसको बीएआरसी भी बोलते हैं, इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर आईजीसीआर, और इंडियन रेयर अर्थ आईआरई। रेयर अर्थ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि आप वेपनरी के अंदर यूज करते हैं, तो उसको डेवलप करने के लिए। तो या आपके जो माइक्रोचिप्स बनते हैं या आपके जो सेमीकंडक्टर्स बनते हैं, उसको उसकी टेक्नोलॉजी में बनाने में इस्तेमाल में आते हैं रेयर अर्थ जो होती है। तो उन तीनों ऑर्गेनाइजेशन पे यूएस ने सैंक्शंस लगा रखे थे, रिस्ट्रिक्शन लगा रखे थे कि कि कोई भी कंट्री इन इन हमारे इन तीन इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलके काम नहीं कोई काम नहीं करेगी, और ना ही यूएस काम करेगा। 2005 में जबकि मनमोहन सिंह गवर्नमेंट में उस टाइम पे जो यूएस के प्रेसिडेंट होते थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश, उनके साथ एक सिविल न्यूक्लियर डील साइन करी थी मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने। और कांग्रेस आज तक अपनी छाती पीट पीट के बोलती है कि हमारी गवर्नमेंट थी जिसने यूएस का साथ सिविल न्यूक्लियर डील साइन कर दी। चलिए, आपने सिविल न्यूक्लियर डील आज से 20 साल पहले 2005 में साइन भी करी, मगर आप यूएस के साथ में कभी भी खुल के काम नहीं कर पाए, क्योंकि इन तीनों डिपार्टमेंट्स पे आपकी सैंक्शन लगी हुई थी, रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी। ना ही बाहर से किसी भी और कंट्री को अलाउड था इन डिपार्टमेंट्स के साथ डील करना। दैट मीन इंडिया का जो सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम था या वेपनरी प्रोग्राम था, वो खुल के कभी भी सामने आ नहीं पाया दुनिया के सामने। ना ही वापस उस इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए हमें बाहर से किसी और कंट्री से इन्वेस्टमेंट आई। अब ये तीनों डिपार्टमेंट्स जैसे ही सैंक्शन से बाहर आए हैं, सबसे पहले एक तो है कि इंडिया अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की जो बात है या सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की बात है, वो दुनिया के साथ शेयर कर सकता है, उसको एज ए बिजनेस मॉडल में लेके आ सकता है, वहां से पैसा कमा सकता है। और दूसरी चीज है कि अब दुनिया भर के लोग जो हैं, जो जो कि न्यूक्लियर एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, वो भी इंडिया में आना शुरू कर देंगे, या न्यूक्लियर फैसिलिटीज में या नई न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट के साथ में उसमें पैसा लगाएंगे और
उसके अंदर काफी सारी हमें डायरेक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आने वाले दिनों में उम्मीद है। मगर जो जियो पॉलिटिक्स का मुद्दा है जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, वो एक अलग चीज है। उसको हम अलग तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि जो बाइडेन गवर्नमेंट ने अपने 20 जनवरी से पहले कुछ दिन ही रह गए, जैसे आज 17 जनवरी हो गई, 3-4 दिन पहले ही ये चीज क्यों खत्म करी? ये सैंक्शन तो 20 साल से लगी थी, कभी भी खत्म करी जा सकती थी, तो अब क्यों खत्म करी? एक, वो पॉलिटिकली दुनिया के सामने दिखाना चाह रहे हैं कि वो इंडिया के साथ वो रिलेशन उनके अच्छे थे, इसलिए ये काम हो गया। पर सच्ची बात तो ये है कि इंडिया की डिप्लोमेसी जो नरेंद्र मोदी के अंदर ने थी, उन्होंने बारी बारी इस चीज को वहां पे उठाने की कोशिश करी कि हमारी जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ये एक बहुत सेफ गार्डेड प्रोग्राम है। हम लोग एक रग नेशन की तरह काम नहीं करते, एक रिस्पॉन्सिबल नेशन है। हमारे यहाँ से कभी भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की स्मगलिंग नहीं होती। हम मानवता के कल्याण के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, और न्यूक्लियर वेपन जो है हम एज ए डेटरेंट की तरह यूज कर रहे हैं। हमारी नो फर्स्ट यूज की जो पॉलिसी है वो उसके लिए हम आज भी कामयाब वचनबद्ध है। तो उसके बावजूद भी एक जो वेस्टर्न लॉबी ने इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम को पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ में जोड़ के हमेशा देखा। क्यों? क्योंकि पहले जो 10 साल जो कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, बीजेपी की गवर्नमेंट से पहले 10 साल उनकी गवर्नमेंट रही, उन्होंने कभी भी ये जो वेस्टर्न लॉबीज का सोचने का जो तरीका था, नजरिया था, उसको कभी भी बदलने की कोशिश नहीं करी। उनको फर्क ही नहीं पड़ता था कि इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम को पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ कंपेयर करा जाए, एक जैसे ही माना जाए। जबकि इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम और पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम में जमीन आसमान का फर्क है। पाकिस्तान ने को आज हो सकता है कि जैसे हमने पिछले 1-2 प्रोग्राम, हमने 2 प्रोग्राम पहले हमने प्रूव करके दिखा दिया था कि पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर मटेरियल को ईरान तक में स्मगल कर दिया, उनके साथ मिलकर उनको न्यूक्लियर वॉरहेड बनवाने में वो मदद कर रहे हैं अपने साइंटिस्ट के जरिए। तो इंडिया ने ऐसी हरकत कभी नहीं करी आज तक, और ना ही आगे करेगी। तो अब यूएस को ये चीज हमेशा से पता थी, मगर यूएस कभी भी नहीं चाहता था कि कोई भी ऐसी पावर सामने उभर के आए जो कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी उनके मदद के बिना डेवलप कर ले, या वो चाहते थे कि सारा काम जो हो उनकी देखरेख में हो, उनके कंट्रोल में हो। तो इंडिया ने वो कंट्रोल उनके हाथ में देने से मना कर दिया था। शायद इसी वजह से जो सैंक्शंस लगी थी। मगर इंडिया ने रिस्पॉन्सिबली सारे प्रोग्राम को संभाला भी। अब जाते आते फिर वो सवाल आता है कि इन्होंने जाते जाते सैंक्शंस को खत्म करा क्यों? आखिर उसके पीछे वजह क्या थी? देखिए, ये इन्होंने ऐसा करके ना इन टोटल इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर खलबली मचवा दी है। खलबली किस तरीके से? कि जैसे ही इन डिपार्टमेंट से सैंक्शन खत्म हुई है, चाइना में खलबली मची, पाकिस्तान में खलबली मची। पाकिस्तान में इसलिए खलबली मची सुमित जी कि अमेरिका ने जाते जाते चाइना के पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे सैंक्शंस लगा दिए और इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे सैंक्शंस खत्म कर दिए। ये क्या बात हुई? जो बाइडेन गवर्नमेंट ने अब तक पिछले 10 साल में नाक में दम कर रखा था मोदी गवर्नमेंट पे, अब जाते जाते क्यों उन्होंने हटा दी? और चाइना भी परेशान हो गया इस न्यूज को सुन के कि ये तो यहाँ कर दिया, इंडिया खुल के न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाएगा। दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं पे इंडिया के अंदर कॉन्फ्रंटेशन का माहौल बढ़ाना चाह रहे हैं अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ में। चाइना के साथ कॉन्फ्रंटेशन बढ़ जाएगा, पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्रंटेशन बढ़ जाएगा, रशिया भी इसको अलग नजरिए से देखेगा। अच्छा, अमेरिका की हेल्प ले ली तुम लोगों ने, अमेरिका के साथ में हो लिए तुम लोग, तो रशिया भी कहीं इंडिया के साथ में न्यूक्लियर प्रोग्राम के साथ कई जगह पर कई लेवल पे इन्वॉल्व है। तो रशिया को भी शायद फिर से सोचना पड़ेगा या मजबूर हो जाएगा रशिया सोचने के लिए, यार ये अगर अमेरिका के साथ में हो रहा है तो यार अब क्या मेरे साथ में रहेगा नहीं रहेगा? मेरे साथ मिलकर जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में जो काम कर रहा है, क्या वो आगे बढ़ा पाएंगे नहीं बढ़ा पाएंगे? तो बेसिकली एक इस तरीके का मतलब गेम खेल दी है जो बाइडेन ने जाते जाते, जिसका फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। फायदा इस तरीके से हो सकता है कि आने वाले टाइम पे जब डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट जब टेक ओवर करेगी, तो वो इंडिया आने के बाद भी उसने भी यही काम करना था, इन डिपार्टमेंट से सैंक्शन उन्होंने मिटानी थी। मगर इसका श्रेय जो बाइडेन की गवर्नमेंट लेना चाह रही थी जाते जाते कि ये काम तो हमने करके दिया। जैसे कांग्रेस की गवर्नमेंट कहती है ना कि पिछले हम ही अकेले थे जिसने अमेरिका के साथ सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम साइन करा था, बट उसमें काम कुछ भी नहीं बढ़ा था आगे। सेम चीज जो बाइडेन गवर्नमेंट भी अपनी छाती ठोकने जा रही है। देखिए इंडिया के साथ रिलेशनशिप हमने जाते जाते सुधार ली, हमने अपने उनका जो जितने भी सैंक्शन थे वो हटा दिए न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर। मगर अब डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही ये काम करना ही था।
इंडिया के साथ ट्रेड डील भी करती और न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे जो सैंक्शन थी वो भी हटाती, मगर इसका श्रेय शायद जो बाइडेन गवर्नमेंट है वो लेना चाह रही। सर दैट मीन्स आपने एक मैटर तो बड़ा सटीक बताया है, मुझे समझने के लिए मैं भी मजबूर हो गया हूँ कि बाइडन ने ये न्यूक्लियर जो एसेट्स हैं या हमारी कंपनीज हैं उसके ऊपर सैंक्शंस हटाने के बाद पाकिस्तान और चाइना के कान खड़े कर दिए हैं। अब वो भी सोचेंगे कि भाई इसके बाद तो भारत एक बहुत बड़ी न्यूक्लियर पावर बनने वाला है, इसको थोड़ा सा नापा जाए, यानी कि यहाँ पे गंद डाला जाए। तो जाते जाते वो भारत के ऊपर दोबारा से गंद डालने वाला काम कर गए। और हमारी जो मीडिया है वो बड़े भंगड़े डाल रही है कि देखो जी जो बाइडन ने झुक गया है भारत के सामने। ऐसा नहीं है, वो लॉन्ग टर्म गेम खेलता है अमेरिका हमेशा ही। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं और ये जो न्यूक्लियर सैंक्शंस हैं हमारे ऊपर जो थे, इसके कारण हमें हमारी जो राह है यूनाइटेड नेशंस की परमानेंट सीट के ऊपर वो भी कहीं ना कहीं अटकी हुई थी, क्योंकि उसमें कुछ एग्रीमेंट्स हैं, कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जिसके अंदर हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स को साइन करना है। उसमें ये जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर अगर सैंक्शंस लगे हुए हैं तो उसके बाद हमें परमानेंट सीट नहीं मिल सकती, ये बोलकर कि ये रिस्पॉन्सिबल कंट्री नहीं है, इनकी न्यूक्लियर एसेट्स के ऊपर या कंपनीज के ऊपर सैंक्शंस हैं, इन्हें परमानेंट सीट ना दी जाए। क्या डोनाल्ड, क्योंकि मुझे ये भी मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो टीम है उन्होंने ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया, पॉलिसीज अकॉर्डिंग टू नॉट अकॉर्डिंग टू बाइडन्स टीम, वो अकॉर्डिंग टू ट्रंप की टीम के हिसाब से भी काम हो रहा है, क्योंकि ट्रांजिशन के अंदर ये गवर्नमेंट है। आपको नहीं लगता कि ट्रंप ने ऑलरेडी हमारा जो रास्ता है यूनाइटेड नेशंस की परमानेंट सीट का वो खोल दिया है इन सैंक्शंस को हटाने के बाद? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए इंडिया ने हमेशा से, स्पेशली मोदी गवर्नमेंट जो है, बीजेपी गवर्नमेंट ने हमेशा एडवोकेट करा है कि जो न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप है या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इसमें रिफॉर्म्स आने चाहिए, इसमें मेंबर्स बनने, कुछ परमानेंट मेंबर्स और बनने चाहिए, कुछ नॉन परमानेंट मेंबर्स भी और बनने चाहिए। तो जैसे अब ब्राजील हो गया, फ्रांस हो गया, जापान हो गया, रशिया हो गया। रशिया पहले मेंबर होता था, बाद में उन्होंने उसको रशिया को आउट कर दिया था। बट रशिया का आज की डेट में तो शायद दुनिया की सबसे बेस्ट न्यूक्लियर वॉरहेड या सिविल न्यूक्लियर फैसिलिटीज टेक्नोलॉजी है उनके पास आज की डेट में। तो उनको भी वापस ग्रुप में लाना, जापान को लाना, ब्राजील को लाना, और शायद इंडिया उन सब के ऊपर से सबसे टॉप पे इंडिया बैठी हुई है ऊपर वहां पे। तो इंडिया ये जैसे ही इन डिपार्टमेंट पे सैंक्शन खत्म हुआ है, ये एक रास्ता खुल गया इंडिया का कि न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप और या जो परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल की जो मेंबरशिप है वो इंडिया को अब थोड़ा सा एफर्ट लगेगा बट मिल जाएगी उसमें। और ये डोनाल्ड ट्रंप भी इंडिया के फेवर में है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं पे चाइना को भी काउंटर करना चाहते हैं इंडिया के जरिए। तो इस वजह से इंडिया को वो परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल की जो सीट है उसको दिलवाने में पूरी मदद करेंगे। और शायद इसी वजह से ये जो डिपार्टमेंट में जो सैंक्शंस है, इंस्टीट्यूशन में सैंक्शन है, वो वहां हटे हैं। ये एक जरिए इंडिया का रास्ता, आगे का रास्ता साफ आसान करने के लिए ये काम हुआ है। सर यानी कि ये दो तोहरी तलवार है। बाइडन जाते जाते गंद डाल गए कि यहाँ पर गंद पड़ा रहे, पाकिस्तान चाइना भारत के खिलाफ हो जाए, और दूसरी तरफ एक रास्ता खोल दिया ट्रंप के लिए कि हमारी परमानेंट सीट, जो इसके लिए हम बहुत देर से बोल रहे हैं, उसका रास्ता भी क्लियर हो जाए। साथ में जो हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम है, हमने हमेशा बोला है कि ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी के लिए हमें काम करना चाहिए। उसके लिए जो ये न्यूक्लियर एनर्जी की कॉरपोरेशन है पूरी दुनिया से वो आनी शुरू होगी, इन्वेस्टमेंट्स आएंगी भारत के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स के अंदर, फॉरेन कंपनीज की। यानी कि एक तरफ तरक्की दिखती है हमें भारत के अंदर, एनर्जी के ऊपर काम होगा जहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी क्रिएट की जाएगी पूरे भारत में, उसके रास्ते खोल दिए। और दूसरी तरफ हमारी परमानेंट सीट जो यूनाइटेड नेशंस में है वो भी हमारा रास्ता थोड़ा सा और नज़दीक हो गया। और तीसरी तरफ एक युद्ध का माहौल पाकिस्तान और चाइना के साथ वो भी खड़ा कर दिया है कि देखिए भारत एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर पावर बनने वाला है, आप थोड़ा सा इनको ठीक कर दीजिए। तो अब देखते हैं कि बाइडन जीतता है या ट्रंप जीतता है इस रेस में, जहां पर भारत को या तो तंग करने की कोशिश की जा रही है, बर्बाद करने की कोशिश करी जा रही है, या हम दुनिया में ग्लोबल पावर का जो ताज है वो पहनाया जाएगा हमारे ऊपर अगले 4 सालों में। अब देखने वाला दिलचस्प है कि ये न्यूज़ इतनी छोटी न्यूज़ नहीं थी, इसके एंगल्स बहुत हैं कि वाई नाउ, जब उसके सिर्फ 3 या 4 दिन रह गए हैं जो बाइडन के प्रेसिडेंसी के। दैट मीन्स
व्हाट मीट्स द आई इज नॉट व्हाट जियोपॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट। जो नहीं दिखता है उसके पीछे बहुत ज़्यादा तथ्य होते हैं, इसलिए हम भी पूरा एनालाइज कर सामने चीज़ों को लेके आने की कोशिश करते हैं। संजीव जी, थैंक यू सो मच फॉर योर डीप एनालिसिस एंड योर डीप रिसर्च ऑन दिस टॉपिक। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद।